न्याय दर्शन की प्रक्रिया के अनुसार सत्य के निर्णय करने के इस अनुष्ठान के तहत ये दूसरा सत्र है, जिसमें एक तरफ बहनें हैं और एक तरफ हमारे भाई हैं। वो वादी प्रतिवादी की पक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं और श्रद्धेय आचार्य श्री सत्यजीत जी के सानिध्य में जो उन्होंने सीखा है, महर्षि गौतम रचित न्याय दर्शन और महर्षि वात्स्यायन के भाष्य का अध्ययन करके जो शिक्षा दीक्षा पाई है, उसके अनुरूप ये सभी आज के इस शास्त्रार्थ के द्वितीय चरण को श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशानुसार आगे बढ़ाएंगे। पक्ष और प्रतिपक्ष का, वादी प्रतिवादी का, दोनों ही का हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों ही पक्षों को बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के जो बोलना है आराम से बोलें। कोई त्रुटि होती है तो संशोधन हो जाएगा। तो दोनों पक्ष हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहला पक्ष है कि समता में समाधान है। समता का मतलब अन्य प्राणियों को, मनुष्यों को समान रूप से देखना, व्यवहार करना। अध्यात्म में ये काफी प्रचलित है। और दूसरा पक्ष है कि समानता रखेंगे तो समाधान नहीं होगा, हमें विशेषता रखनी होगी, विशेष व्यवहार करना होगा। तो ये इनका विपक्ष का विषय है। क्रम वही रहेगा। पहले पक्ष अपना पंचावयव रखेगा। पंचावयव की प्रस्तुति के बाद विपक्ष यदि स्पष्टीकरण चाहता है तो वो स्पष्टीकरण हो जाएगा, आवृत्ति चाहते हैं आवृत्ति हो जाएगी, और फिर विपक्ष भी अपना पंचावयव रख देगा, उसमें पूछना और स्पष्टीकरण हो जाएगा। दोनों पक्ष स्थापित होने पर, प्रस्तुति होने पर, पक्ष विपक्ष के किसी पंचावयव के किसी दोष को, उसको खंडन को जो करना चाहते हैं वो करेंगे और फिर उद्धार करेंगे। तो इसको प्रारंभ करेंगे। आप में से, पक्ष में से जो पंचावयव की प्रस्तुति देंगे वो प्रारंभ कर सकते हैं। आज के शास्त्रार्थ का विषय है, जिसका पंचावयव से अभी मैं प्रस्तुत निवेदन कर रही हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। प्रतिज्ञा है, समता में समाधान है। हेतु है, विशेष में दोष देखे जाने से। व्याप्ति है, जहां जहां विषमता नहीं देखी जाती वहां वहां समाधान होता है। उदाहरण है, लोक में भ्रूण हत्या जैसे दोष देखा जाता है। उपनय है, जैसे भ्रूण हत्या दोषवती है वैसी समता नहीं। निगमन है, विशेष का अभाव होने से समता में समाधान है। पंचावयव की स्पष्टता के लिए कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। उदाहरण और उपनय एक बार फिर से रख दीजिए। उदाहरण है, लोक में भ्रूण हत्या जैसे दोष देखा जाता है विशेषता के कारण, वह धर्म से उदाहरण दिया है। और उपनय है, जैसे भ्रूण हत्या दोषवती है वैसी समता नहीं है। और निगमन है, विशेष का अभाव होने से समता में समाधान है। भ्रूण हत्या के संदर्भ में ये स्त्री भ्रूण हत्या की दृष्टि से कथन है। इसमें मैं चूंकि वहां विशेषता देख रहे हैं कि पुरुष भ्रूण है या स्त्री भ्रूण है, क्योंकि वहां विशेषता देखी जाती है, इसलिए वहां पर ये सामाजिक कुरीति को जन्म मिलता है, ये दोष आता है। स्त्री भ्रूण हत्या का दोष वहां पर आ रहा है। समानता यदि समानता हो तो ये दोष नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और पूछना है तो अब आप अपना पंचावयव प्रस्तुत करें। समस्या का समाधान विशेष में। प्रतिज्ञा, हेतु न्याय मूलक होने से। अब
व्याप्ति है। अच्छा, जहां जहां न्याय मूलकता नहीं वहां वह विशेष नहीं होता वही धर्म से। और जहां जहां न्याय मूलकता नहीं वह विशेष नहीं। एक दृष्टांत है, गवर्गंड राज्य व्यवस्थावत। वो एक आप सुने होंगे अंधेरी नगर में चौपट राजा का कहानी, उस दृष्टांत का है, उपनय है। जैसे गवर्गंड राज्य व्यवस्था अन्याय मूलक और अविशिष्ट है, समस्या समाधान वैसे नहीं है। उपनय जैसे गवर्गंड राज्य व्यवस्था अन्याय मूलक और अविशिष्ट है, समस्या समाधान वैसे नहीं, मतलब अन्याय मूलक। और निगमन, इसीलिए न्याय मूलक होने से समस्या समाधान विशेष में है। जी, कुछ स्पष्टीकरण पूछ ओम आचार्य जी, एक बार न्याय मूलक को स्पष्ट कर दीजिए, हेतु को। समाधान का न्याय आश्रित ही होने से, न्याय पर ही आश्रित होता है ना समाधान। कोई भी समस्या उठ खड़ा होता है तो उसका समाधान विशेष पर करते हैं। समाधान जो होता है न्याय के आश्रित होता है, वहां समानता का व्यवहार नहीं हो सकता है, किसी विशेष से होगा। न्याय आश्रित होता है इसलिए, और जहां जहां न्याय मूलकता होगी वो विशेष में ही होगी। न्याय मूलकता जहां जहां होगी वो विशेष होगा, समान नहीं होगा। अब आप में से पक्ष वाले विपक्ष के पंचावयव पर जो दोष प्रस्तुत करना चाहते हैं, आरोपण करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आपका पक्ष था विषमता में ही समाधान है, विशेषता में, विशेषता में। हमें इस पे आक्षेप है, विशेषता शब्द ही अपने आप में संघर्ष को जन्म देता है, और इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो रामायण का, महाभारत का, चाहे हिंदू मुस्लिम का, अंग्रेजों का, जितने भी संघर्ष हैं वो सब विषमता के कारण ही होते हैं। तो समता में ही समाधान है, विशेषता में ही सारे संघर्ष और दोष आते हैं। अभी केवल पंचावयव पे आक्षेप कीजिए आप, ये चीजें थोड़ा बाद में होगी। इनके पंचावयव में आपको कोई दोष दिखाई दे रहा है? पंचावयव स्वीकार है आचार्य जी, इनका पंचावयव स्वीकार्य है जी। पंचावयव स्वीकार होता है तो फिर उनका पक्ष भी आप स्वीकार कर जाएंगे, क्योंकि ये पंचावयव आपके पक्ष के विपरीत है। आपने जो ये हेतु दिया है न्यायमूलक होने से, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। किस रूप में स्पष्ट किया जाए? आपने जो ये उदाहरण दिया है ये अति संक्षेप में दिया है, गवर्गंड राज्यवत, इसको थोड़ा और खोलिए। वहां पर कैसे आपको ये कहानी जो है व्यवहार भानु के आश्रय से ली गई। मैं बहुत संक्षेप से जो प्रसंग है वो प्रस्तुत करूंगा। एक राज्य था जहां का राजा गवर्गंड नाम का था, और उस राज्य में उस राजा ने यह घोषणा कर दी कि विषमता में समस्या होती है, इसलिए हम अपने राज्य में समता का व्यवहार करेंगे। और इसके लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जो भी चीज बिकेगी, केसर से लेकर कस्तूरी हो या मिट्टी से लेकर के और भी सामान्य कोई भी चीज हो, सब एक मूल्य में बिकेगी, क्योंकि विषमता में समस्याएं हैं। तो उस राज्य की जब ये बात घोषणा सुनी, काफी दूर दूर तक उसकी ख्याति हुई। ये समस्या जो यहाँ थी, दोनों चीजों को जो एक मूल्य में किया वो अन्याय मूलक है, और ये अन्याय मूलक होने के कारण ही समस्याओं का जो मूल कारण है वो समता है, न कि विषमता। न्याय नहीं रहा तो समता लाए वो, न्याय होता तो विशेषता होती, न्याय पूर्वक मूल्य नहीं रखा तो यानी समता ले आए, और समता ले आए तो समाज में अव्यवस्था हो गई, समाधान नहीं हुआ और बल्कि समस्याएं खड़ी हो गई। ये इनकी प्रस्तुति। क्योंकि हमारी समता का एक ही शब्द अनेकार्थ होते हैं, और जो समता शब्द से समाधान हम बताना चाह रहे हैं,
तो आपके उदाहरण और हेतु से लग रहा है कि आप हमारी समता को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो और मैं उसको स्पष्ट करने के लिए, हमारा समता का मतलब है न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण, सम्मानपूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक व्यवहार ही समता है। ये जो आपने समता की बात रखी वो अपने आप में एक विशेषता है, भेदकता है। आप जिसको समता कह रहे हो वो समता नहीं है, वो विशेषता है। यदि आपका समता का ये अर्थ है तो आपको ये स्वीकार्य है। अगर समता का ये अर्थ है न्यायपूर्वक, तो संज्ञा भेद मात्र हो जाए, संज्ञा भेद मात्र होगा। आप भी यही मानते हैं, ये भी यही मानते हैं। तो अब इस बात पर विचार करेंगे। मूल तात्पर्य आप दोनों का है कि इसको समता कहा जाए या ना कहा जाए। जी जी। ये अगर ये समता है तो इसको समता के नाम से कहेंगे, फिर विशेषता के नाम से नहीं कहेंगे। और यदि ये विशेषता है तो समता के नाम से नहीं कहेंगे। तो आप एक बार वाक्य और बोलिए और फिर आपको ये बताइए कि समता क्यों है, विशेषता क्यों नहीं है, और फिर ये बताएंगे कि ये विशेषता क्यों है, समता क्यों नहीं है। जी आचार्य जी, समता में कहीं भी हमारा ये अभिप्राय नहीं है कि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो। न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए भी समता हो सकती है। समता का मतलब ये नहीं कि अविवेकपूर्ण हम किसी भी चीज को उसमें व्यवहार करने लगे। विवेकपूर्ण भी समता होती है। समता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का विशेष करके अपमान करने लगे। सम्मान पूर्वक सबके साथ समान व्यवहार हो सकता है। हम कृतज्ञ हो जाएं वो जरूरी नहीं है। कृतज्ञता पूर्वक भी हम सबके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दोष नहीं आएगा ये विशेषण लगाने से हमारी समता में। जी, वो जो आपने पंक्ति बोली थी एक बार फिर बोल दीजिए। न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण, सम्मानपूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक व्यवहार, ये हमारा समता से अभिप्राय है और इस समता में ही समाधान है। जी, तो पहले कुछ इनके ऊपर बोल। कुछ आपने जो समता की परिभाषा की है वो भी विशेष से युक्त ही की है, कुछ विशेषण लगा के की है। यानी समता तो अपने रूप में नहीं रही। जिसको आप समता कह रहे, आपने स्वयं कहा कि हमने कुछ विशेषण इसलिए लगाए हैं, विशेषण इसीलिए लगाए और वो विशेषता करते विशेष में आ गई, समानता से भिन्न हो गई। आप विशेषता का प्रयोग करके आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रखा है, ये इनका कहना है। समाधान कीजिए। नहीं, ये तो उसकी परिभाषा है हमारी समता की। समता से हमारा क्या अभिप्राय है वो हमने स्पष्ट किया है आपको। ऐसा आप ही मानते हो, शास्त्र भी मानते हैं। जिस शास्त्र में इससे कोई विरोध तो दिखाई नहीं देता है स्वामी जी। ठीक है। ये वाद विवाद जो रखा गया था, मूल विषय था, वो आपकी या मेरी परिभाषा पे नहीं रखा गया था। जो लोक प्रचलित समता है उसको लेकर के, क्योंकि आपने जो दृष्टांत भी दिया है भ्रूण हत्या का, वो लोक से लेकर के दिया है। और उसी विषमता को या समता को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ ये जो चर्चा रखी गई, उसी विषमता या समता का निर्णय करने के लिए रखी गई। आपकी दृष्टि में समता क्या है? हमारी दृष्टि में समता ये है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कोई चाहे मेहनत करे या न करे, सबको समान फल मिलना चाहिए, सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए, सबको समान व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसको तो समता के पक्ष में लेंगे। लड़का लड़की के साथ समान व्यवहार करने से आपको आपत्ति है? नहीं स्वामी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर फिर वो व्यवहार विशेष माना जाएगा। तो विशेष व्यवहार क्यों? भ्रूण हत्या हुई रही है? नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। वहां जो व्यवहार किया जाएगा भ्रूण हत्या में भी, वहां कुछ व्यवहार, सब व्यवहार समान नहीं किए जाएंगे। सब व्यवहार जो किए जाएंगे वो समान नहीं किए जाएंगे। वहां भी कुछ ही व्यवहार समान किए जाएंगे, वो भी विशेषता पूर्वक। इसलिए हमने अपना ये जो परिभाषा दी है समता की, तो उसमें विवेकपूर्ण हमने इसीलिए बोला है। विवेकपूर्ण व्यवहार तो उसमें जुड़ेगा समता में। समता का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अविवेकपूर्ण कुछ भी करने लगे और उसको हम समानता या विशेषता की श्रेणी में लेने लगे। तो विवेक तो बना रहेगा। ठीक है। अब इन्होंने पंचावयव से आप पे जो बातें रखी कुछ हो गई। आप इनके पंचावयव पे कोई बात रखना चाहते हैं, खंडन करना चाहते हैं तो कीजिए। आपने जो हेतु दिया विषमता में दोष देखे जाने से, और जहां विषमता नहीं वहां समाधान होता है, व्याप्ति बनाई थी।
तो इसको एक बार उदाहरण में घटा के दिखाइए, भ्रूण हत्या में इसको कैसे घटाएंगे। लोक में देखा जाता है कि लड़के और लड़की उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हम देखते हैं और उसके कारण कन्या को भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। ये तो एक उदाहरण तो एक अंश में होता है। इसी प्रकार जहां जहां भी समाज में विशेष आ जाता है वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। तो विशेष जिसको आप कह रहे हैं वो विशेष जो व्यवहार आप विवेकपूर्ण बता रहे हैं या जो न्यायपूर्ण व्यवहार बता रहे, उससे विशेष किसको विशेष देख रहे हैं? उसके अतिरिक्त विशेष क्या हो सकता है? विशेष वहां होता है जहां अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को औरों से भिन्न समझ लेता है और वहां वो उसके अहंकार की पुष्टि होती है। और अहंकार की जहां पर पुष्टि होती है वहां कृतज्ञता, करुणा, प्रेम, न्याय ये सब खंडित हो जाते हैं। तो जितने भी युद्ध आदि हुए हैं उसमें रावण अपने आप को विशेष समझता था औरों से। इसी प्रकार में महाभारत में कौरव अपने आप को विशेष समझते थे। जितने भी जहां भी, ये तो बड़े युद्धों की बात कर रही हूं, सामान्य रूप से भी जहां संघर्ष है, घर में, परिवार में, संस्थान में, वहां जहां भी अविवेकपूर्ण ढंग से व्यक्ति अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लगता है वहीं संघर्ष खड़ा हो जाता है। यहां जो आप विशेष का अर्थ ये ले रहे हैं, जो अविवेकपूर्ण है वो विशेष माना जाएगा और जो विवेकपूर्ण है वो समता, ठीक है। विवेकपूर्ण जो विशेष उसको समानता में ला रहे और अविवेकपूर्ण जो विशेष उसको विशेषता में ले जा रहे। इसके पीछे कोई विशेष नहीं, आप हमारी पूरी प्रतिज्ञा को एक साथ ही रखिए, एक शब्द को ना पकड़ें। न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण, सम्मानपूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक व्यवहार, ये समता है। ठीक है, मैं समझ गया और उसी को केवल सार के रूप में ही रख रहा हूं। आपकी सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसमें सम्मिलित हैं। आप जो कह रही न्यायपूर्ण, ये जो सारे विशेषण आपने लगाए वो सारे विशेषण सहित उसको आप समानता की कोटि में रख रहे हैं और जो अन्यायपूर्वक है और विवेकपूर्वक है और जो गलत तरीके से हो सकता है वो सारा विशेष में आएगा। ये किस आधार पर कर रहे हैं? इसका विशेष हेतु क्या है कि यही विशेष में आएगा और वो सामान्य में आएगा, वो विशेष में नहीं आएगा और ये सामान्य में नहीं आएगा? वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है लोक में। जहां विवेकपूर्ण होता है वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां समाधान ही समाधान है। नहीं, वो समाधान तो है पर वो विशेष है। अभी जो बात चल रही हमारी विशेष या समता की परिभाषा की चल रही, समाधान की नहीं चल रही। समाधान तो उससे है जो बात कही जा रही, हम उसको विशेषता कह रहे हैं, आप अपने शब्दों में समता कह रहे हैं। पर वो विशेष है या समता ये निर्धारण करना हमें, मुख्य निर्धारण तो यहां ये करना कि जिसको आप समता कह रहे हैं हम उसको भी समता कह रहे हैं, विशेषता कह रहे हैं। तो अभी तो संज्ञा भेद की आप विशेषता किसको कह रहे हैं? विशेषता हम इसी को कह रहे हैं जो न्यायपूर्वक व्यवहार हो रहा है। समता मतलब सब, समता मतलब सबके साथ समान व्यवहार। कोई एक किसान है, आपने ये परिभाषा किस आधार पे रखी? हमने ये परिभाषा इस आधार पे रखी कि विशेष जो होता है वो भेदक होता है, दूसरों से भिन्न होता है। विशेषता का जो आपने आधार रखा उसका कोई प्रमाण दो ना शास्त्र में, कि जिसको आप विशेषता कह रहे हैं वो न्यायपूर्वक होती है। ऐसा कोई शास्त्र में, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में कहीं प्रमाण है ऐसा? विशेष के लिए भी है प्रमाण स्वामी जी। और दूसरा यह है कि विशेष सबसे बड़ी उसकी विशेषता यह होती है वो भेदक होती है, औरों की अपेक्षा वो भिन्न करने वाली होती है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं, क्योंकि आपका शास्त्रार्थ आगे नहीं बढ़ रहा ना। तो कोई शास्त्र में प्रमाण दीजिए कि जो जिसको आप न्यायपूर्ण को विशेषता कह रहे हैं, ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण है? और जिनसे भी पूछेंगे ये भी प्रमाण देंगे अपनी समता को जैसा ये कह रहे हैं। आपका बहन जी हेतु अनेकांतिक है, क्योंकि आपका हेतु है विशेष में दोष देखे जाने से। क्योंकि हमारा जो वर्णाश्रम जो ये निर्धारण है सबके लिए एक विशेष नियम है, सबको उसमें चलना होता है, सबके लिए विशेष नियम है। यदि उस नियम को हम सामान्य कर दें, सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए इत्यादि सब चारों को यदि हम एक कर लें, सामान्य कर लें, तो इससे व्यवहार नहीं चलने वाला है।
इसमें हेतु में इसलिए क्या दोष आपका जो ये दिखाया? हेतु है ये अनेकांतिक है कि विशेष में दोष देखे जाने से। किस रूप में विशेष में दोष अनेकांतिक नहीं है? है। बताइए उसको जरा खोल के। आपका हेतु है ना ये विशेष में दोष देखे जाने से, तो क्या विशेष अनेकांतिकता है इसमें? बता रहा हूं ना, तो दोष जो है ये दोष दोनों जगह जा रहा है आपका। नहीं, इसको स्पष्ट कीजिए, आप कहना जो चाह रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि यहाँ विशेषता में दोष देखा जाता है, वो आपका कहना है। आप कहिए कि देखिए विशेषता में दोष नहीं है या दोष नहीं विशेषता में देखा, समाधान है। 4 वर्ण है और सबके लिए विशेष नियम बनाया गया है। वहां विशेषता होते हुए भी दोष नहीं है, दोष ये नहीं इनकी है। प्रस्तुति है। आपका कहना था कि जहां जहां विशेषता होगी वहां दोष देखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम में विशेषता है और दोष नहीं है। विपरीत उदाहरण इन्होंने दे दिया आने के। नहीं, वो तो समता की हमने परिभाषा ही नहीं की आचार्य जी, हमने तो ऐसी प्रतिज्ञा की नहीं थी। है ना, ये लिखा हुआ कहीं भी बिल्कुल है, बिल्कुल। अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, अविवेकपूर्ण व्यवहार हो, ऐसा हमने नहीं कहा था। हमारे शरीर में जिसका जो कार्य वो करेगा। आंख कभी भी सुनने का कार्य नहीं करेगी, कान कभी भी देखने का काम नहीं करेंगे, फिर भी शरीर एक है। तो समता में सब अपना अपना कार्य ही छोड़ देंगे, ऐसी हमारी परिभाषा या प्रतिज्ञा तो नहीं थी। दर्शन चौथे अध्याय का 25वां सूत्र, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। इसमें योगी का वर्णन किया गया है और योगी जो विशेष योगी है, विशेष दर्शन है, आत्मा और चित्त के भेद को देखने वाला जो योगी है वो आत्म विषयक जो जिज्ञासाएं हैं, अपने आप को, शरीर को जो जड़ है उसको चेतन मान रहा है, उसकी निवृत्ति हो जाती है और वो सही स्वरूप को जान लेता है, आत्मा और चित्त के भेद को। ये विशेषता की ये परिभाषा तो इस सूत्र से नहीं आ रही है कि ये विशेषता होती है। आपने तो सूत्र का अर्थ बता दिया। आपसे तो ये पूछा था कि विशेषता का जो अर्थ आपने लिया है वो आपने कहां से लिया? ठीक है, इनका आक्षेप ठीक है। विशेषता से ये समस्याओं का समाधान हो गया, ये तो इस सूत्र से आ गया। लेकिन विशेषता का मतलब ये होता है, ये जो आप सोच रहे हैं न्याय मूलक होता है, उसके लिए कोई प्रमाण आपने नहीं प्रस्तुत किया है। विशेषता में समाधान होता है ये प्रस्तुत किया है, ये इनका कहना है। जी, व्याकरण में आता ही है भेद को विशेष कहा, विशेष है, तो उससे हम कहते हैं विशेष जो है। कैसे कैसे इसको खोल के बताइए, इतने मात्र से बात नहीं। बोलो, कोई मंत्र बोलो, श्लोक बोलो। भेद को विशेष है, ये प्रसिद्ध है जी महाभारत में। प्रसिद्ध तो है, लेकिन विशेष भेदक होता है। हाँ। इससे अच्छा, ऐसे विशेष का जो आप लक्षण ले रहे हैं जी जी, उसको समता खंडित खोल होती करके हो और विशेषता प्रतिपादित होती हो, ऐसा बताओ। बोलिए। न्याय दर्शन में जब किसी विषय पर निर्णय किया जाता है, संशय वगैरह होता है, तो उस समय विशेष चीज ला करके ही वो न्याय किया जाता है, समाधान किया जाता है, निर्णय पे पहुंचा जाता है। जब कोई पक्ष अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु भी रखता है तो उसको वो विशेष देना होता है, समान हेतु से वो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं कर पाता है। न्याय जो है विशेष में निहित होता है, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि विशेष जो होता है वो न्याय का कारण होता है। सूत्र आदि कुछ बोलिए, सूत्र मंत्र श्लोक कुछ बोलिए। जो मैं सूत्र बोला था बहन जी पूछ रही है कि उससे विशेष की कैसे पुष्टि होती है। अगर विशेष की पुष्टि नहीं हो रही है तो फिर जो योग मार्ग में आज पहले दिन कदम रख रहा है उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए, उसको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है समानता में, क्योंकि अच्छा व्यवहार चल रहा है आपके अनुसार। तो ये तो मैंने नहीं कहा कि साधना करने की आवश्यकता नहीं है समता में। तो साधना करेगा तो वो विशेष ही हो गई है, क्योंकि पुरुषार्थ की मनाही थोड़ी की है। तो आपको शास्त्र प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। वो आपने जो कहा अभी, यदि मैं ये उसको ये दूसरी तरह से कहूं कि योग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, तो समता का नाम ही योग है, समत्वम योग उचित। आप प्रमाण दीजिए अपना। अगर समता का नाम योग है तो योग के 8 अंग क्यों बना दिए हैं? फिर एक ही बनाना, योग हो गया बस। नहीं तो फिर समत्वम योग उच्यते का आप अर्थ कर दीजिए जो गीता में लिखा हुआ है। आपका मेरे शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, आप लोग कीजिए। तो अब आप शास्त्र प्रमाण नहीं दे पाए, आप लोग अब आप शास्त्र प्रमाण दीजिए कि आपकी जो समता है उसका आप जो अर्थ कर रहे हैं वो उसमें शास्त्र प्रमाण क्या है? स्वामी जी आप तो प्रमाण पूछ रहे हैं ना। शास्त्र प्रमाण आप जो नहीं, कोई भी प्रमाण दे सकते हैं हम। शास्त्र प्रमाण या कोई भी प्रमाण दे, शास्त्र प्रमाण की बात हुई है। क्योंकि प्रमाण में तो स्वामी जी प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोपरि होता है और प्रत्यक्ष तो हम देखते ही हैं, तो प्रत्यक्ष को तो और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अभी जो पूछा गया है कि जो शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो जो आपने जो व्याख्या की उसमें कोई श्लोक में किसी मंत्र में कहीं पर तो आप समता की पुष्टि करेंगे ना अपने। जी,
तो कहीं वेद दर्शन उपनिषद में कहीं पर भी जो आप समता कह रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी, समय शत्रौ च मित्रे च तथा च मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समय संगम विवर्जित। प्रमाण तो हो गया स्वामी जी। और दे दीजिए। द्वितीयाद वही भयम भवति उपनिषद में आया है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इन पे? जी, ये आपने जो प्रमाण दिया है, ये प्रमाण समत्व की बात तो कर रहा है, समत्व से योग उच्यते ये भी कहा जा रहा है, लेकिन समता न्याय मूलक होती है तो इससे सिद्ध नहीं होता है। समता न्यायपूर्वक होती है। शास्त्र तो सूत्रों में बोलते हैं, उसकी व्याख्या तो लोक में देखी जाती है। जो लोक से जो सिद्ध है उसको तो खंडन नहीं करते हैं शास्त्र भी। फिर तो आपका जो हेतु ये प्रत्यक्ष प्रकरण प्रमाण है वो सर्वोपरि होता है। फिर आपका हेतु ये प्रकरण सम हो जाएगा। ये बात तो हम भी कह चुके हैं, शास्त्र वो लोक में तो हमारी विशेष वाली बात भी सिद्ध हो रही है, बल्कि आपसे ज्यादा सिद्ध हो रही है। इसमें जी देखिए, समता और विषमता को हम इस तरह से समझ लें। वैसे विषय हमारा उसी तरह का था कि समता जहां जहां देखी जाती है वहां पर एक जैसापन दिखाई देता है, जैसा यहां है वैसा यहां है, यहां है। इस तरह से जब गुणों को सामान्य रूप से देखते हैं तब उसे समता कहते हैं। और जहां भिन्नता देखी जाती है, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, इसको विशेषता कहते हैं। समानता और विशेषता। तो हमारा प्रसंग चला ही इसलिए था कि क्या हम सब मनुष्यों को समान देखें, सब प्राणियों को समान देखें और समान ही व्यवहार करें, तो उस समता के व्यवहार में क्या सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये आपको सिद्ध करना था। न्याय मूलक जैसे ही आप लाएंगे विवेक पूर्वक, वहां समता कभी भी नहीं आएगी। न्याय पूर्वक तो वहां यथा योग्य व्यवहार होगा, वहां विशेषता आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश भी अलग अलग दंड देते हैं। इसलिए जो आप परिभाषा लेकर के चल रहे हैं वो हमारे प्रारंभ में नहीं है। एक तरह से आप उस परिभाषा को देते हुए विशेषता को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप ये प्रयास कीजिए कि उस परिभाषा को छोड़ के और समानता में ही सब कुछ समाधान है, उसकी बात को प्रस्तुत करें, और ये विशेषता के अंदर समाधान है। और विशेषता में जो इन्होंने दोष दिखाया है, भ्रूण हत्या वाला, स्त्री हत्या वाला, वहां विशेषता में देखते हुए समाधान क्यों नहीं हो पाया, ये इनको सिद्ध करना होगा। गवर्गंड राजा में उदाहरण में जो समानता देखी, जो समस्याएं आई, आप उसका समाधान करें कि नहीं यहां समानता होते हुए भी समाधान है, और आपके उदाहरण में यह सिद्ध करें कि यहां विशेषता को देखते हुए भी कैसे समाधान समस्या नहीं है। क्योंकि ये विशेषता में इन्होंने दोष दिखाया, आपने समता में दोष दिखाया। उन उदाहरणों को आप एक एक करके अपना निवारण करें। दोनों खंडित हो रहे हैं, दोनों उदाहरण, तो अपने अपने उदाहरणों को का निवारण करें। तो पहले विपक्ष के लिए मैं कह रहा हूं, भ्रूण हत्या कोई दोष नहीं है। आप दोष, क्योंकि मैं बता रहा हूं बात ये, कर्मानुसार जातिर आयु भोगा, ये है ना सूत्र है योग दर्शन का, जातिर आयु भोगा। जिसका जितना आयु है, जितनी आयु है, जितना भोग है, वो सबके लिए निर्धारित है। निर्धारित है, और वो निर्धारित है ना, उनका जीवन का उतना काल है, कोई विशेष नहीं। हम उनको समान करना चाह रहे हैं, इसीलिए भ्रूण हत्या आप दोष ले रहे हैं, क्योंकि विशेषता में तो कुछ है ही नहीं। आप उनको समान कर रहे हैं, इसीलिए उसमें दोष लग रहा है आपको। आप उनको विशेष मानिए, ठीक है, तो उसमें दोष है ही नहीं। इनकी बात आ गई, आप लोग इनसे पूछिए या उत्तर दीजिए। ठीक है आलोक जी, अभी हम आपकी हत्या कर देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा, वो तो समान है, जितनी आपकी आयु थी उतनी में ही हो जाएगा। ये बिल्कुल आपकी ये प्रतिज्ञा बहन जी, आपकी प्रतिज्ञा कभी ये आपने ये कहा कि भ्रूण हत्या दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर उसकी आयु जितनी थी उतनी वो भ्रूण में ही हो गई। ठीक है, हम आपकी हत्या कर देते, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आयु इतनी ही थी। मैं बोलूं अब? आप बहन जी, बात ये है कि आपकी प्रतिज्ञा सार्थक नहीं है, सिद्ध नहीं है।
क्योंकि मैंने बात कही थी भ्रूण हत्या की, मैं अभी भ्रूण में नहीं हूं। तात्पर्य तो एक ही है ना आपकी बात का। तात्पर्य से काम नहीं चलता है। नहीं तात्पर्य तो विशेष है, मान लीजिए फिर। आलोक जी अभी रुकिए, हाँ आप बोलिए। तात्पर्य तो यही था, आयु। आपने आयु को लेकर के कहा कि भ्रूण में उसकी आयु इतनी ही थी, इसलिए उसको मार देने पर भी पाप नहीं, क्योंकि उसकी उतनी ही आयु थी। आपने आयु को पकड़ा, तो मैंने भी आयु को पकड़ा है। आपकी मैं हत्या कर देती हूँ, आपकी आयु इतनी ही थी, इसलिए कोई पाप नहीं होगा। नहीं, कोई पाप नहीं, मार दीजिए। ये एक बार पहले ये अपना पक्ष रख रहे हैं, दीजिए। जैसा बहन जी ने वर्णन किया, उसमें हम ये जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आखिरकार भ्रूण हत्या क्यों होती है। आपका आक्षेप है कि जब कन्या गर्भ में होती है तो कन्या को जानकर कन्या है इसलिए उसकी हत्या की जाती है, यही बात है ना। इस बात को हम समझ लें कि कन्या की हत्या क्यों की जाती है। उसका कारण एक ही कारण बताएंगे, कारण बहुत हैं। जो समाज में फैली दहेज कुरीति है, उस कारण से वो हत्या की जाती है। और भी अनेक कारण हैं। क्योंकि जो दहेज प्रथा है, अगर हम उसको समता में रखेंगे तो निश्चित रूप से बाधाएं की समस्या खड़ी होगी, और जो भ्रूण हत्या करता है उस समस्या से बचना चाहता है, इसलिए वो हत्या करता है। इसलिए समता में ही विषमता है और समस्या है। अगर हम ये समझें कि कन्या हो, पुत्र हो या पुत्री हो, सभी विशेष हैं, और दहेज जो एक समता का रूप ले रहा है कि नहीं, ये गरीब हो या अमीर हो, जितना धन एक अमीर ने अपनी पुत्री की शादी में दिया है, उतना ही धन एक गरीब व्यक्ति को भी देना पड़ता है। इस कारण से वो समता है, समता ही मूल समस्या है, इसलिए भ्रूण हत्या की जाती है। आपने फूलचंद जी इसको घुमा दिया है। जो दृष्टांत दिया था उसमें हमने केवल इतना बताया था कि वहां विशेषता के कारण ये अपराध हो रहा है, दोष आ रहा है। उस विशेषता का निमित्त क्या है उसका आपने वर्णन कर दिया, विशेषता का आपने कोई समाधान नहीं किया। निश्चित ही उसमें समाधान है, क्योंकि वहां तो ये माना जाता है ये बेटा है, ये बेटी है, इस विशेषता के कारण ये दोष आया था, और आपने उसका निवारण ना करके उस दोष का निमित्त क्या है उसका आपने वर्णन कर दिया, हमारा निवारण नहीं किया आपने। ये निमित्त का जो निवारण करना पड़ा वो इसलिए करना पड़ा कि जिसको आप हेतु बना रहे वो हेतु नहीं है, वहां विषमता के कारण नहीं हो रहा है। वो पहली बेटी के समान देख रहे हैं कि उसको जैसे कष्ट हुआ या उसके कारण माता पिता को कष्ट हुआ वैसा कष्ट हमें भी होगा। वो समता तुलना कर रहे हैं, उस समता से वो पीड़ित हो रहे हैं, न कि विषमता से। बहुत सारे माता पिता को किससे कष्ट हुआ? वो देख रहे हैं कि जैसे मेरे पड़ोसी या दूसरे जो लोग हैं उन्होंने बेटी के लालन पालन में इतना खर्च किया, इतना परिश्रम किया, उनके लिए इतना परिश्रम किया, उनके लिए इतना सारा किया और कष्ट उठाना पड़ा। तो वो सोच रहे हैं कि यदि हम भी बेटी को जन्म देंगे, उनको पालन पोषण करेंगे, तो हमें भी वही कष्ट उठाना पड़ेगा। वो समता देख रही वहां, उस समता से वो समता नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जैसे वहां विषमता से दोष हुआ ऐसे ही यहां भी विषमता से दोष हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये विषमता के कारण ही दोष उत्पन्न हो रहे हैं वहां।